It is a method in which investigator himself makes the choice of the sample. सैंपल आइटम, भाई जो भी सैंपल आइटम लेनी है वो खुद ही चॉइस करता है बेटा, विच इज his opinion are the best representative of the universe. फुल स्टॉप। यानी कि बेटा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी तरफ से खुद ही बेटा चॉइस करता है कि उसे सैंपल में कौन कौन से आइटम शामिल करने हैं और कौन कौन से आइटम शामिल नहीं करने हैं, और वो उन आइटम्स को शामिल करता है जो उसके अपने हिसाब से बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो उसके अपने हिसाब से बेस्ट होंगे। ठीक है ना बेटा। अब इस मेथड के क्या मेरिट रहेंगे? मेरिट और डिमेरिट लिख लें बेटा। मेरिट्स में लिखें this method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are special significance, Full stop. This method is flexible to allow the inclusion of those items which are, those items in the sample which are special significance. स्पेशल सिग्निफिकेंस यानी कि बेटा आप देखो क्लास के अंदर टीचर भी थोड़ा सा बता देता है कि भाई ये बच्चे हमारे यहाँ बेस्ट हैं, तो जो वो बता रहा है कि भाई ये बेस्ट है उन्हीं को इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है ना बेटा, और जिससे कि आप कह सकते हैं रिजल्ट बढ़िया निकल के आती है। सेकेंड लिखें बेटा, it is very simple oblique special technique of selection of the sample item, फुल स्टॉप। अब देखो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है भाई, सीधी सी बात है, यूनिवर्स में से हमने 5, 7, 8 बच्चों को सेलेक्ट करना है, 5, 7, 8 आइटम को सेलेक्ट करना है, तो जो इन्वेस्टिगेटर को पसंद होते हैं उनको वो सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसमें कहीं कोई बेटा इफ एंड बट वाली बात नहीं रहती। डिमेरिट में आ जाए, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ
क्या बेटा? सर मेरिट में जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखवाई तो कल बता दीजिए। First point is this method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are special significance. आप देखो जो बेटा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं सैंपल के लिए, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको अलाउ करते हैं सैंपल में इंक्लूड करने के लिए। तो जब भी इन्वेस्टिगेटर सैंपल लेता है तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको वो जरूर इंक्लूड करता है। जैसे कि अगर क्लास के अंदर बेटा अगर हम 100 बच्चों की क्लास में से और हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भी क्लास की ग्रोथ कैसी है, पढ़ाई का स्तर कैसा है, तो उसमें जो होशियार बच्चे हैं डेफिनेटली हम उनको इंक्लूड करना चाहेंगे जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आए। ठीक है ना बेटा। इसके बाद डिमेरिट में लिखे आप देयर इज पॉसिबिलिटी of personal bias। अब चूंकि हम अच्छे बच्चों को शामिल करेंगे तो वहां पर्सनल बायस वाली बात भी आती है, किसी के साथ भेदभाव भी हो सकता है इन द सिलेक्शन ऑफ द आइटम, इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, full stop। Results can become doubtful। Results can become doubtful because of personal बायस। अभी जैसे हमने 4 बच्चे चुन लिए, पहले बच्चे से सवाल पूछे, ठीक है ना बेटा, दूसरे बच्चे से सवाल पूछा, तीसरे से सवाल पूछा, चौथे से पूछा, सबके सब जवाब दे रहे हैं। और जब सबके सब जवाब दे रहे हैं तो इसका पूरी क्लास होशियार हो गई, तो कहीं ना कोई तो गड़बड़ है, ठीक है ना बेटा। तो पर्सनल बायस वाली भी बात हो सकती है कि भाई हम उन्हीं लोगों को चुन लें जो होशियार बच्चे हैं, और जो एवरेज या खराब बच्चे हैं, पुअर बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, उनको ना चुने, ठीक है ना। तो ये था हमारा बेटा पर्पोसिव या फिर डेलिब्रेट सैंपलिंग। एक बार दोबारा देखें थोड़ा सा, पर्पोसिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग में मैंने क्या बताया बेटा, यानी कि इट इज ए मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस। इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस करता है कि उसको सैंपल के अंदर किसको लेना और किसको नहीं लेना, और उसके अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कौन बेस्ट हो सकता है जो कि पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना बेटा। अब इन्वेस्टिगेटर ने अगर उन 4 आइटम्स को गलत चुन लिया तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खराब हो जाएगा, और अगर 4 आइटम उसने अच्छे चुन लिए तो पूरा का पूरा यूनिवर्स अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट आप लिखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड लिखो बेटा। थर्ड मेथड क्या लिखवाया था आपको? स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग। लिखना स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग, ठीक है ना बेटा। अब ये क्या है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग, पहले इसके अंदर लिखें थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करता हूं। According to this method, population is divided into different strata,
स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा कैटेगरी, स्ट्रेटा यानी कि कैटेगरी। डिफरेंट स्ट्रेटा यानी कि बेटा कैटेगरी, हैविंग different characteristics, having different characteristics, having different characteristics, and some of the items are selected from each strata, from each strata, strata यानी कि बेटा कैटेगरी। So that the entire population gets represented। फुल स्टॉप। बेटा क्या लिखा है इसमें आपने? बच्चे ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जो भी हमारी पॉपुलेशन उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सर किस तरीके से? आप देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके अपने स्कूल के अंदर बेटा मान लेते हैं करीब 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं, ठीक है ना। आपने उन 1500 बच्चों को 3 अलग अलग स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया बेटा। मान लेते हैं आपका 1500 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम। 8 लेने वाले मान लेते हैं बेटा 300 बच्चे आए, कॉमर्स लेने वाले मान लेते हैं बेटा 500 स्टूडेंट्स आए, और साइंस लेने वाले मान लेते हैं बेटा 700 स्टूडेंट्स आए। तो आपने पहले तो जो हमारा यूनिवर्स था, यूनिवर्स यानी कि 1500 स्टूडेंट्स, उसको कैटेगराइज किया। कैटेगराइज क्या किया? 8 स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, 3 कैटेगरी बनाई। अब आपने सैंपल लिया। अब सैंपल कैसे लिया? तो सैंपल लेने के लिए आपने बेटा मान लो 10% बच्चे लिए, तो 30 बच्चे आपने बेटा 8 स्ट्रीम के लिए, 50 बच्चे आपने कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, 70 बच्चे आपने बेटा साइंस स्ट्रीम के लिए। इन टोटल आपने 100 स्टूडेंट्स 150, ठीक है ना, 150 स्टूडेंट्स आपने लिए। और इन 150 स्टूडेंट्स को जो आपने लिया उसमें आर्ट के भी बच्चे थे, कॉमर्स के भी बच्चे थे और साइंस के भी बच्चे थे। अब जब आप बेटा इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, रिसर्च करोगे, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट निकल के आएंगे उसके अंदर पूरे यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि केवल कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हों, केवल साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, पूरे यूनिवर्स को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा देख सकते हैं आप इसमें क्या लिखा, दिस मेथड ऑफ पॉपुलेशन। आप देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा एंड कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं बेटा उसको, एंड हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नो डाउट प्रत्येक कैटेगरी की अपनी अपनी विशेषताएं होंगी। भाई आर्ट वाले अलग हैं, साइंस वाले अलग हैं, कॉमर्स वाले अलग हैं, एंड सम ऑफ द आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच कैटेगरी। और आप देखो प्रत्येक कैटेगरी से कुछ कुछ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड, जिससे कि हमारा पूरा यूनिवर्स रिप्रेजेंट हो जाए। बात समझ में आ गई बेटा? स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैंपलिंग में क्या करते हैं हम, हमारा जो भी यूनिवर्स है उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, और प्रत्येक कैटेगरी में से हम बेटा कुछ लोगों को ले लेते हैं, सैंपल बना लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा यूनिवर्स रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है बेटा? इसके मेरिट डिमेरिट लिखेंगे बच्चे। अब आप लिख लें मेरिट और डिमेरिट। हाँ भाई, स्टेटा समझ में आ गया बेटा?
आज कुछ बच्चे एब्सेंट हैं भाई, नंदिनी और क्या नाम है उसका, मयूरी, और कौन एब्सेंट है इसमें आज? सुहानी भी एब्सेंट है क्या? जी हाँ, 3 बच्चे एब्सेंट है। चलो, नंदिनी और मयूरी का तो मैसेज आ ही गया था, वो कहीं गए हैं, पता नहीं क्या है। सुहानी का मालूम नहीं है, मेरिट और डिमेरिट। सुहानी का मालूम है भी कहाँ गई है? हाँ भाई, आयुषी सिंह। नहीं सर, नहीं पता। इट कवर ऑल करेक्टरिस्टिक्स, इट कवर ऑल करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि बड़े इसमें पूरा यूनिवर्स का कुछ ना कुछ सैंपल हम ले लेते हैं, इसलिए सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें कवर हो जाती है। ऑफर रिलायबल, इट ऑफर्स रिलायबल as well as meaningful result, as well as मीनिंगफुल रिजल्ट। बेटा रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट इससे हमें मिल जाती हैं। कारण ये क्योंकि इसमें पूरे यूनिवर्स को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, प्रत्येक कैटेगरी को हम सैंपल ले लेते हैं, प्रत्येक कैटेगरी का सैंपल लेते हैं। डिमेरिट में लिखे इट हैज ए लिमिटेड स्कोप, इट हैज ए लिमिटेड स्कोप। ज्यादा ये मेथड यूज नहीं होता बेटा, क्योंकि कैटेगरी करने में बहुत दिक्कत आती है। एंड देयर ये पॉसिबिलिटी ऑफ there is a possibilities of bias, पक्षपात की संभावना रहती है एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। जब हम बेटा कैटेगरी बना रहे हो तो उस समय हो सकता है कि भाई किसी के साथ कोई पक्षपात हो जाए, इस तरीके की कोई चीज हो जाए, ठीक है ना बेटा? बस दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अगला पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 4, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग अब देखो, जैसा नाम है उसी तरीके का काम है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा यूनिवर्स होता है उस यूनिवर्स को या तो न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली, जो भी तरीका हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे क्लास के अंदर अगर हमें जैसे सीटिंग प्लान बनाना है, तो जिन बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा है फर्स्ट बेंच पर, उससे कम वाले सेकंड बेंच पर, या फिर बिल्कुल लास्ट में बैक, जिनके नंबर सबसे कम है बैक बेंचर। या अल्फाबेटिकली एग्जाम के अंदर सेटिंग हो रही है, रोल नंबर के हिसाब से हो सकती है न्यूमेरिकली, या फिर अल्फाबेटिकली रोल नंबर अलॉट हो सकते हैं, ए अल्फाबेट को पहले, बी को बाद में, सी को उसके बाद में। तो सिस्टमैटिक सैंपल के अंदर बेटा जब भी हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल को हम सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, आइदर न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली, कोई भी हो सकता है तरीका, ठीक है ना? तो लिखें किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड according to this method units of the population
units of the population are numerically comma geographically and alphabetically arranged. Full stop. Every nth item of the numbers every nth item of the numbered item, numbers नहीं numbered, जो हमने नंबर दिए हैं उनमें से जो nth आइटम है is selected as a sample item. Is selected as a sample item. हाँ भाई लिख लिया बच्चों ने। तो क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली जियोग्राफिकली अल्फाबेटिकली अरेंज। तो पहले तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं। देन एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर आइटम्स इज सेलेक्टेड एज ए सैंपल आइटम। और फिर जो हमारा बेटा nth आइटम है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा nth आइटम है। सर ये है क्या मेथड? आप देखो बुक में मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया हुआ आपको बुक के अंदर, बच्चे देख सकते हैं अपने बुक में बेटा। जी हाँ, बच्चों के सामने आ गई होगी बुक ना बेटा। और देखो इसमें क्या दे रहे हैं, जो लिखी हुई है डिफाइन वही मैंने आपको लिखवाई हुई है। एक बार मैं इसको रीडिंग दे रहा हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सेलेक्टेड एज ए सैंपल आइटम। यही मैंने आपको लिखाया बेटा डिफाइन में। अबे हाँ ना तो कर दो, डन कर दो, कुछ नहीं है तो कम से कम हाँ लगे कि हाँ जो बुक में लिखा है वही लिखा, हमने टप्पे नहीं लिखी है कहीं से। अब सर एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे 100 स्टूडेंट हैं। अब 100 स्टूडेंट को हमने बेटा न्यूमेरिकली अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगेन 11 12 डॉट 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 इस तरीके से लेके 20, फिर अगेन 21 22 23 डॉट 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 30 इस तरीके से, फिर देन 31 32 33 34 डॉट 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 40। बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये कह रहे हैं टू इलस्ट्रेट इफ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट आर टू बी सिलेक्टेड फॉर ए सैंपल। आप देखो बेटा 100 में से 10 बच्चे सेलेक्ट किए। कैसे किए? पहले तो उनको बेटा हमने 10 अलग अलग अल्फाबेटिकली बेटा अरेंज कर लिया, ठीक है ना। 1 to 10 11 to 20 देन 21 to 30 31 to 40। अब क्या कह रहे हैं? देन 100 स्टूडेंट वुड बी नंबर, नंबर दे दिए एंड सिस्टमेटिकली अरेंज कर लिए 1 2 3 4 5 6। अब नंबर्स के हिसाब से अरेंज कर लो, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, ABCDEFG, ए नाम वाले बच्चे, बी नाम वाले बच्चे, सी नाम वाले बच्चे, एंड वन आइटम ऑफ द फर्स्ट 10 वुड बी सिलेक्टेड एट रैंडम। अब रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया, पहले 10 में से 5वें नंबर का बच्चा सेलेक्ट कर लिया,
फिर इसी तरीके से दूसरे में 15वें नंबर का, तीसरे में 25वें नंबर का, चौथे में 35वें नंबर का, फिर 45 नंबर का एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं बेटा, सब्सिक्वेंटली एवरी 10th आइटम फ्रॉम द सेलेक्टेड नंबर विल बी सेलेक्टेड टू फ्रेम ए सैंपल। जैसे इन द फर्स्ट सेलेक्टेड नंबर, इफ द फर्स्ट सेलेक्टेड नंबर इज 5th आइटम, मान लो पहला सेलेक्टेड नंबर 5वां बंदा था, देन द सब्सिक्वेंट नंबर वुड बी, इसके बाद दूसरा सेलेक्टेड आइटम कौन सा होगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो इस तरीके से 10 बंदे सेलेक्ट हो गए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब बेटा हमने ये जो 10 बंदे सेलेक्ट किए आउट ऑफ 100, 100 में से 10, अब मान लो 5वें नंबर का कोई बच्चा डफर है, 15वें नंबर का महा डफर, 25वें नंबर का तो बस पूछो ही मती, उस पर तो किताब लिखी जा सकती है बेटा। 35 नंबर, पता लगा जी 10 के 10 बच्चे जो निकल के आए वो पूरी क्लास के अव्वल दर्जे के बेवकूफ बच्चे थे। अब इनके रिजल्ट्स को देखकर या इनसे सवाल पूछकर ये डिसीजन लिया गया कि हाँ भी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, और निकल के आया कि क्लास बेटा ABCD कैटेगरी तो छोड़ो, माइनस कुछ हो सकता है तो वो जा रही है, यानी कि इतनी खराब परफॉर्मेंस आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने रैंडमली जो 10 बच्चे सेलेक्ट किए एक पर्टिकुलर नंबर पर आने वाले, वो बहुत अच्छे मिल जाएं, हो सकता है वो बहुत ही मामूल मिल जाएं, और वो मिलके पूरे के पूरे यूनिवर्स का रेट बिगाड़ दें। तो दोनों ही बातें संभव है। तो सिस्टमैटिक सैंपल में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द होल यूनिवर्स आइदर इन न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली और ज्योग्राफिकली, हम उनको बेटा अरेंज कर लेते हैं, और फिर कोई एक nth आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसी के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाती हैं। अगर हमने मान लो 10वां आइटम लिया तो अगले में 20वां, फिर 30वां, फिर 40वां, फिर 50वां, फिर 60वां, इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो ये थी हमारी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इसके अंदर बेटा ध्यान दें क्या मेरिट डिमेरिट आएंगे। किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो बताओ मुझे जरा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम अपने पूरे यूनिवर्स को न्यूमेरिकली अरेंज कर लेते हैं, न्यूमेरिकली अल्फाबेटिकली जो भी है, और फिर एक बार जो nth आइटम सेलेक्ट किया उसी के मल्टीपल में आगे हम सेलेक्ट करते जाती है। किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है? अच्छा वीडियो ऑन कर लें कम से कम, यार पता लगता रहे तुम लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो या सो रहे हो। मेरिट और डिमेरिट। अब मेरिट लिखोगे इसकी, बहुत ही सिंपल मेथड है, कहीं कुछ ज्यादा करने धरने को है नहीं, हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। भैया अगर पहले 8वें नंबर का बच्चा आ गया तो फिर दूसरा 18 आएगा, 28 आएगा, 38 आएगा, तो पर्सनल बायस वाली बात ही नहीं है। हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, मतलब ही नहीं है फिर अगले नंबर पर क्या बच्चा होगा। और डिमेरिट, डिमेरिट के लिए देखो बेटा, एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन every item in the population does not get equal chance equal chance of being selected because only the first item is selected on the basis of
on the basis of random sampling. क्योंकि हम पहला आइटम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और फिर तो वो उसके अपने nth नंबर में चलता रहता है। भाई अगर आपने पहला 8वां आइटम सेलेक्ट कर लिया तो अगला 18वां आएगा 18, फिर 28 आएगा, फिर 38 आएगा, ऐसे चलेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा? तो केवल उसके बाद तो फिर जो 10वें नंबर के बाद जो आएगा उसी वही चलेगा। अभी बेटा 1 मिनट रह गई, क्लास बंद होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे। इफ all the items in the population are homogeneous, अगर सारे आइटम बेटे एक जैसे हैं, now this method of sampling serves no specific if all the items in the population are homogeneous, this method of sampling serves no specific purpose. Serve no specific purpose. फुल स्टॉप। ठीक है ना बेटा? अगर सारे आइटम एक जैसे हैं, मैंने अभी आपको बताया था बेटा, अगर मान के चलो पहला वाला बच्चा डफर है और सारे के सारे डफर हैं, तो फिर कोई पर्पज नहीं है, वो बेटा यूजलेस हो जाता है। जो भी रिसर्च होगी वो बेकार होगी, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा उससे। ठीक है ना बेटा? तो ये था हमारा 4th वन। सॉरी, सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। If all the items in the population are homogeneous, homogeneous का मतलब एक जैसे हैं। अगर मान के चलो चुने गए 10 बच्चे 10 होशियार हैं, टॉपर हैं, तो फिर पूरी क्लास टॉप हो गई, और 10 अगर डफर हैं तो पूरी क्लास डफर हो गई। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो स्पेसिफिक पर्पस, फिर इससे कोई भी स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो आपने बेटा पहले रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी, फिर उसके बाद डेलिब्रेट या पर्पोसिव, थर्ड स्ट्रेटिफाइड, कैटेगरी में डिवाइड करते थे, फोर्थ सिस्टमेटिक, फिफ्थ आप देखें बेटा कोटा सैंपलिंग। फिफ्थ मेथड कोटा सैंपलिंग। 2 मेथड रह गए बेटा, 5वां लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखें। कोटा सैंपलिंग। कोटा वर्ड सुना है पहले से कभी? हिंदुस्तान में तो बहुत चलता है कोटा। हाँ भाई, कोटा वर्ड सुना है? आपने देखा होगा जब भी कभी कोई जॉब निकलती है, जॉब मान लो जैसे 100 वैकेंसी है, तो उसमें पहले से ही बोल देते हैं भाई एससी वालों के लिए 15 पोस्ट हैं, एसटी वालों के लिए 10 पोस्ट हैं, ओबीसी वालों के लिए मान लेते हैं बेटा 20 पोस्ट हैं। यानी कि आप देखो 20, 30, 40, 45, बाकी जो बच गई तेरा जनरल वालों के लिए 55, या इसमें हो सकता है एक्स आर्मी के लिए अलग हो, तेरा कुछ और हो, दुनिया भर का अलग अलग। तो ये क्या था? ये हमने कोटा बना दिया, कोटा। यानी कि जो भी वैकेंसी 100, यूनिवर्स 100। अब इस 100 में 15 तो एससी आएंगी आएंगी, चाहे वो उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो। 10 एसटी आएंगी आएंगी, 20 ओबीसी आएंगी आएंगी। तो कोटा सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ही हम उसको बेटा उतना एक एरिया, उतना एक पोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसमें से हमें ये लेना ही लेना है। ठीक है ना? तो पहले लिखो इसमें बेटा बच्चे लिखें कोटा सैंपलिंग। द पॉपुलेशन इज
The population is divided into different groups, और क्लासेस। अलग ग्रुप में क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पेलिंग गलत हो गई कुछ। CHRACTER ISTCS। जी हाँ बेटा, क्या लिखा? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। फुल स्टॉप। Some percentage of different groups in total population is fixed। So stop। तो जिस तरीके से बेटा होता है रिजर्वेशन में, कोटा में, सेम वही लिखा हुआ कोटा सैंपलिंग के अंदर। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस, SC ST OBC जनरल, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। एंड सम परसेंटेज, पहले से ये परसेंटेज फिक्स हो जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। चाहे वो उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, पहले से फिक्स कर देते हैं कि भैया 10% SC आएगा, 10% ST आएगा, ठीक है ना, 30% OBC आएगा, उसके बाद जनरल आएगा, जो भी है। तो इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। ठीक है ना बेटा, आपको बुक में केवल कोटा सैंपलिंग दिया हुआ है, इसके मेरिट डिमेरिट कुछ भी नहीं दिए। ठीक, आप देख सकते हैं बेटा, आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट कोटा सैंपलिंग, और उसके बाद दिया सीधा कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है बेटा, तो अगला मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखें फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा, कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्या कह रहे हैं बेटा? सर सेकंड पैराग्राफ में दिए हुए हैं मेरिट्स डिमेरिट्स। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज है बेटा। आप देखो, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जो मैंने अभी आपको बोला ना, वही चीज लिखी हुई, रिपीट की हुई है, डिफाइन किया है। ठीक है ना, सम परसेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। ये तो मैंने लिखा है। फर्दर सम कोटा ऑफ आइटम टू बी सेलेक्टेड एज सैंपल। ठीक है ना, आइटम इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। फिक्स कर लेते हैं 10%, 10%, 10% या 20%, 35%, इस तरीके से। The investigator select the fixed number of item from each group of a to a frame, to frame a sample। ठीक है ना बेटा, and this method of sampling is not very expensive, ज्यादा खर्चीला नहीं है, but there is a high possibility of personal bias। पर्सनल बाइस की संभावना रहती है। डिमेरिट हो गया, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स बाय इन्वेस्टिगेटर, अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट बिकम क्वेश्चनेबल। जो रिलायबिलिटी है बेटा, उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भैया जो रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जो लिखा है बेटा वो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखें बेटा कन्वीनियंस सैंपलिंग।
अब कन्वीनियंस सैंपलिंग में लिखें इन दिस मेथड sampling is done by the investigator in such a manner that suits its convenience. फुल स्टॉप। भैया जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जो सुविधाजनक लगता है उसी के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन करता है। बात समझ में आ गई? उसको लग रहा है मुझे रैंडम करना है तो वो रैंडमली सेलेक्ट करेगा, उसको लगता है स्ट्रेटिफाइड करना है तो स्ट्रेटिफाइड करेगा, उसको लगता है सिस्टमैटिक करना है तो सिस्टमैटिक करेगा, उसको लगता है कोटा करना है तो कोटा सैंपलिंग करेगा। हमने जो इससे पहले जो पांचों मेथड लिखे हुए हैं, अब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है कि बेटा वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करे। अगर रैंडम लग रहा है रैंडम कर सकता है, परपोसिव कर सकता है, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स कर सकता है, ठीक है ना बेटा, या फिर सिस्टमैटिक कर सकता है, या फिर आपका कोटा सैंपलिंग, जो भी उसे अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू इट्स कन्वीनियंस। ठीक, तो नेक्स्ट अब आप लिखेंगे, इसके भी कोई मेरिट डिमेरिट नहीं। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा, हेडिंग लिखना बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। देखो मैंने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कराए और इस वाली में 3 चैप्टर कराए, 5 चैप्टर हो गए। इन 5 चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, पांचों का इकट्ठा टेस्ट होगा, ठीक है ना। और ये टेस्ट आपका कमिंग संडे को हो सकता है, आज वेडनेसडे है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आप उसको रिवाइज करते हुए चलें या फिर देख लेंगे, जो भी होगा आप रिवीजन लेंगे। और कल मैं इसमें आपको अकाउंट स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा, इसके बाद मुझे एक छोटा सा टॉपिक और लिखाना, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग। इन दोनों मेथड का डिफरेंस लिखाना है और फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। अगर जैसे आज नहीं भी हो पाया तो कल 5-10 मिनट लगेंगे, कल ओवर करके, और कल मैं इसमें आपको अकाउंट में बेटा जर्नल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें, ये 2 चैप्टर पहली बुक के, 3 चैप्टर दूसरी बुक के, 5 चैप्टर हैं, तो बच्चे इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। सर इकट्ठा मत लीजिए, अलग अलग ले लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत ज्यादा हो जा रहा है क्या? यस सर। तो चलो फिर इस संडे को 2 चैप्टर जो कराए हैं फर्स्ट माइक्रो के वो लेंगे, माइक्रो रिवाइज कर लेना, फर्स्ट 2 चैप्टर का हो जाएगा माइक्रो का, ठीक है। और अगले संडे को फिर ले लेंगे आपका इसका स्टेट्स का। तो इस संडे को डन रहा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिन बच्चों ने की हुई है, कुछ बच्चे ऐसे भी अभी बाद में ज्वाइन हुए उन्होंने नहीं की है, तो वो चाहे तो अपना कर सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने की है वो अपना टेस्ट देंगे। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा, अब ध्यान दें बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल, भाई सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। अगर सैंपल का साइज एडिक्वेट होगा, मैंने बताया था एडिक्वेसी, तो बेटा डेफिनेटली रिलायबल होंगे डेटा हमारे। और अगर सैंपल का साइज एडिक्वेट नहीं होगा तो फिर डेटा हमारा जो भी रिजेक्ट होंगे वो हमारे इल्यूसरी हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। अगर आप 1 लाख लोगों में से केवल 5 लोगों को चुनो और पूरे यूनिवर्स का कंक्लूजन निकालो, तो आप बताओ 1 लाख लोगों को 5 लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 5 लोग के बेस पर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो एक सफिशिएंट आपका बेटा डेटा, एक एडिक्वेट डेटा होना चाहिए जो आपके अपने पूरे रिप्रेजेंट को, पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके।
इसके बाद बेटा मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज कौन सा मेथड हम फॉलो करें। 6 मेथड मैंने आपको लिखाई, रैंडम सैंपलिंग, पर्पोसिव सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, या मिक्स्ड सैंपलिंग, उसके बाद सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन विच मेथड टू बी फॉलोड, कौन सा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये भी बेटा हमारे रिलायबिलिटी के लिए जरूरी है। बायस ऑफ करस्पॉन्डेंट एंड एनुमरेटर, बायस ऑफ करस्पॉन्डेंट एंड एनुमरेटर। बेटा अगर हमारे एनुमरेटर या फिर करस्पॉन्डेंट अगर बायस हो गए तो फिर रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। बायस का मतलब अगर इन्होंने कुछ पक्षपात कर दिया, कुछ गड़बड़ी कर दी, तो फिर हमारी रिलायबिलिटी हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि एनुमरेटर और जो करस्पॉन्डेंट है वो हमारे अनबायस होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर, ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर्स। एनुमरेटर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तभी हमारा बेटा जो कंक्लूजन होगा वो रिलायबल होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा। अगर विदाउट ट्रेनिंग एनुमरेटर होंगे, एजेंट की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये था हमारे छोटा सा टॉपिक, रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डेटा। इसके बाद बेटा हेडिंग लिख लें, कंपैरिजन बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। कंपैरिजन ए डिफरेंस between census and sampling method। ठीक है बेटा, और इसके लिए टेबल आप बना लें बस, बाकी मैं लिखाऊंगा कल। इसके बारे में बेटा कल लिखाऊंगा, जैसे मैं टेबल बनवा रहा हूँ वैसी टेबल बनवा लें। एक 10 मिनट का ये रहेगा लिखने का जो भी है, और फिर उसके बाद हम इसमें बेटा अकाउंट करेंगे कल, ठीक है ना बेटा। तो कल बच्चे अकाउंट की नोटबुक भी लेके बैठेंगे। सर आप अकाउंट में कौन सा चैप्टर कराओगे कल? अकाउंट्स में बेटा मैं जर्नल एंट्री कराऊंगा कल, या अकाउंट इक्वेशन ही रिवाइज करवा दूं, क्या करूं बताऊं। पहले थोड़ा सा अकाउंट इक्वेशन रिवाइज करा दो पुराना वाला। भाई 15 दिन तो हो ही गए, 15 दिन से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 15 दिन हमने वो पढ़ ली थी, तो उससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हो? चलो पहले अकाउंट इक्वेशन ही कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। 2 दिन 3 दिन पहले अकाउंट इक्वेशन कराऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसी से मिलती हुई चीजें हमारी जर्नल में, तो फिर मैं जर्नल करा दूंगा बेटा, ठीक है। पहले 2 दिन 3 दिन अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिस इसे लिख लो बेटा, बेसिस। उसके बाद सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड, जी हाँ बेटा। क्लास को यहीं पर ही मैं ओवर कर रहा हूं बेटा।